वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड बैंकिंग के रिलेटेड। इसके अंदर ये है कि कुछ उसूल तय किए गए कि जब हॉस्पिटल के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी, ब्लड से रिलेटेड जो भी उसूल हैं उसको कहा गया है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट 2002। उसके मुताबिक ये है, जो 2002 का एक्ट है वो ये स्टेट करता है prior टू ट्रांसफ्यूजन ऑल ब्लड एंड इट्स ब्लड प्रोडक्ट्स मस्ट अंडरगो टेस्टिंग। अगर आपने किसी डोनर से ब्लड लेना है तो उसका सबसे पहला उसूल ये है कि उस डोनर का ब्लड लेके आपने सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करनी है, जो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन है उनकी। देयर आर 5 ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस जिनको हम TTIs कहते हैं। इसके अंदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस और HIV है, ताकि हम रिसिपिएंट है जो जिसको हमने ब्लड लगाना है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। पहले से ही वो ब्लड डेफिशिएंट है, अगर हम उसको ये डिजीज़ वाला ब्लड लगा देंगे तो उसकी इम्यूनिटी के ऊपर असर पड़ेगा। जो ब्लड डोनर रिक्रूटमेंट है कि हम किस वक्त हम किसी डोनर का ब्लड ले सकते हैं। उसके अंदर ये है जनरल अपीयरेंस, उसकी हम पहले देखेंगे। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। अब एक बंदा है ही कमज़ोर, पहले से फिज़िकल अपीयरेंस उसकी सही नहीं है, मेंटल हालत उसकी सही नहीं है, जब हम उसको इंजेक्शन या जो हम ब्लड बैग के ऊपर जो नीडल लगी होती है वो लगाएंगे तो वो उसका जब मेंटल हेल्थ ही सही नहीं होगी तो वो किस तरह ब्लड को हमें वो डोनेट करेगा। तो उसकी जनरल अपीयरेंस देखेंगे। एज देखेंगे कि डोनर की जो एज है वो 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसका हम हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, नॉट लेस दैन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर इन केस ऑफ मेल्स, और इन केस ऑफ फीमेल 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगी तब हम उस डोनर से ब्लड विदड्रॉ करेंगे। वेट जो होना चाहिए मिनिमम 45 kg होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर हम, अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो डोनर आया है लैब के अंदर ब्लड देने, उसने जो ब्लड बैग की सुई देखी तो उसका जो BP हाई हो गया, तो उस केस के अंदर भी हम उसको डेफ़र कर देंगे कि हम इसका ब्लड नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हाइपरटेंशन में आ गया, हाइपरटेंसिव हो गया। तो जो एक नॉर्मल होगा डोनर, उसकी जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 80/120/80, यही उसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। नो मेडिकेशन, एस्पिरिन, एंटीकोएगुलेंट। उस डोनर ने कोई भी एस्पिरिन नहीं लेनी जो एंटीकोएगुलेंट है, जो ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता। तो ये उसने मेडिसिन कोई ना ली हो, ना उसने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ली हो। पल्स उसकी बिटवीन होनी चाहिए 60 to 100 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर होनी चाहिए। डोनेशन इंटरवल 3 to 4 मंथ्स होना चाहिए, 3 to 4 मंथ्स। अगर उसने पहले 3 से 4 महीने पहले ब्लड दिया है तब हम उसका ब्लड निकाल सकते हैं। ये कुछ हैं ब्लड डोनर रिक्रूटमेंट। जब ये सब कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हम उसका ब्लड निकालेंगे। डोनर नॉट फास्टिंग 4 आवर्स ऑफ मील। अब ये है कि डोनर ने 4 घंटे के दौरान कुछ ना कुछ खाया हो, 4 घंटे पहले उसने कुछ खाया था, तो अब ये ज़रूरी है कि हम उसको जूस वगैरह खिलाएं, जूस वगैरह पिलाएं उसको, ताकि उसका जो एनर्जी है वो फिल हो और वो टेंशन के अंदर ना आ जाए। अब ब्लड कलेक्शन किस तरह करनी है, ब्लड बैग्स के अंदर करनी है। उसके अंदर सर्टेन एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्राम क्लोटिंग को। एंटीकोएगुलेंट रेशो होती है और ब्लड रेशो। अब उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट का यूज़ ये है कि हम जब ब्लड डोनर से निकालेंगे बॉडी के अंदर से, तो जब ब्लड बैग के अंदर डालेंगे तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर उस कोएगुलेंट्स फैक्टर्स की वजह से वो तो क्लोट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम ब्लड बैग्स के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स पहले से मौजूद होते हैं इंडस्ट्रियल तौर पर। तो उसकी रेशो होती है 1:7। 1 रेशो जो होगी एंटीकोएगुलेंट की होगी और 7 हिस्से जो है उसके अंदर ब्लड होना चाहिए। तो टोटल कलेक्शन वॉल्यूम होता है 405 to 495 ml एंड वॉल्यूम होता है 450 ml। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर्स, 12% ऑफ टोटल बॉडी वेट। एंटीकोएगुलेंट इन ब्लड बैग होता है CPDA 1 होता है, सिट्रेट, फास्फेट, डेक्सट्रोज, एडेनिन 1 होता है, 63 ml होता है ये। और जो ब्लड होता है उसके अंदर ब्लड बैग के अंदर वो 405 ml होता है। 405 से 495 ml के दरमियान तक होता है, लेकिन हम मोस्टली जो काउंट करते हैं वो 450 ml काउंट करते हैं। और जो CPDA 1 जो एक एंटीकोएगुलेंट है ब्लड बैग के अंदर, उसकी जो एक शेल्फ लाइफ होती है वो 35 डेज़ होती है। अब हमने ब्लड निकाल लिया है ब्लड बैग के अंदर, तो हम उसको स्टोर किस तरह कर सकते हैं। उसकी स्टोरेज होती है 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम इस टेम्परेचर के अंदर हम उसको स्टोर करेंगे। होल ब्लड है 1 यूनिट 450 प्लस 63 ml 513 ml टोटल हो जाएगा। ठीक है,
और जो स्टोर करेंगे 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 35 डेज। इंडिकेशन किस वक्त हमने जो है एक ब्लड, हम बात कर रहे थे होल ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की, तो उसके आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इंडिकेशन का मतलब ये है कि रेसिपिएंट के अंदर क्या क्या अलामात होने चाहिए, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होने चाहिए कि हम उसको ब्लड लगा सकें। उसके अंदर ये है हाइपोवोलीमिया, अगर उसका लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम हो गया है, अगर अब एक नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम बॉडी के अंदर होता है 12% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इफ अ पर्सन हैज 60 kg वेट देन इट्स ब्लड वॉल्यूम विच इज नॉर्मल इज 5 to 6 लीटर। अगर हम उसकी मेजरमेंट करें CBC के ज़रिए, उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो हम उसको एक ब्लड बैग लगाएंगे, ठीक है। हाइपोवोलीमिया अगर लॉस ऑफ वॉल्यूम हो गया तब उस केस के अंदर हम होल ब्लड लगाएंगे, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के दरमियान, या इस तरह हो सकता है कि उसको हाइपोक्सिया होगा। टिश्यू हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई फुलफिल नहीं हो रही, तो उस केस के अंदर हम ब्लड लगाएंगे जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, वो ऑक्सीजन कैरी करके जाएगी और उस टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट करवाएगी। अब कंट्रा इंडिकेशन है नेक्स्ट होल ब्लड की। अब इसका मतलब ये है कि किन किन केसेस के अंदर हम होल ब्लड नहीं लगाएंगे। अब ये रिस्क हो कि अगर हम ब्लड लगाएंगे तो ब्लड का जो बॉडी के अंदर वॉल्यूम है वो ओवरलोड हो जाएगा, उसकी वजह से ये इंसिपिएंट कार्डियक फेलियर, जब दिल के ऊपर ज़्यादा फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा तब वो उसको पंप नहीं सही कर पाएगा। इस केस के अंदर हम होल ब्लड नहीं लगाएंगे। या क्रोनिक अनीमिया के केस के अंदर जब वो 7 ग्राम पर डेसीलीटर HB आ जाएगी, इसकी वजह से हम होल ब्लड नहीं लगाएंगे कि इंसिपिएंट कार्डियक फेलियर हो सकता है। अब हमारे पास होल ब्लड आ गया, अब हम उसकी हमने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, मतलब कि एक रेसिपिएंट था, उसको ब्लड रिक्वायर था, हमने डोनर से ब्लड ले भी लिया, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फिल हो गई। अब हमने ब्लड हमारे पास आ गया, अगर स्टोर फार्म के अंदर था, स्टोर हो गया, अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर लेके आएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हमने रेसिपिएंट है उसको लगाना है, एडमिनिस्टर करना है, तो उसके लिए ये है कि ABO और RH कंपैटिबल होना चाहिए, ब्लड ग्रुप जो है, और ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव वो कंपैटिबल होने चाहिए। नेवर ऐड मेडिकेशन टू अ यूनिट ऑफ ब्लड। अब ये नहीं है कि नर्सिंग स्टाफ जो हॉस्पिटल का है, ब्लड रेसिपिएंट के अंदर रेसिपिएंट को कोई भी मेडिसिन चाहिए तो वो इस तरह नहीं है कि हमने ब्लड बैग भी तो इसी रेसिपिएंट को लगाना है, इसी पेशेंट को लगाना है, तो हम कोई भी मेडिसिन है वो ब्लड बैग के अंदर डाल दें, इस तरह नहीं करना कभी भी। तो अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंप्लीट ट्रांसफ्यूज विद 4 आवर्स ऑफ कमेंसमेंट। अब हमने ब्लड निकाल लिया है, उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दिया है, ब्लड निकालने के 4 घंटे के अंदर ही हमने उसको पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ करवा देना है। ये इसकी देयर आर सम स्टेप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल ब्लड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम, वो है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। पैक्ड रेड ब्लड सेल और या रेड सेल कंसनट्रेट इसको कहते हैं। इसके अंदर जो HCT होता है, हीमेटोक्रेट, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को हम हीमेटोक्रेट भी कहते हैं। 1 यूनिट उसका जो होता है 150 to 200 ml होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रिमूव्ड प्लाज्मा अगर अब हमें चाहिए ब्लड में से प्लाज्मा रिमूव करना है और जो रेड सेल कंसनट्रेट बचेगा वही हमने पेशेंट को इन्फ्यूज़ करवाना है, तो उसकी HB कंसनट्रेशन क्या होनी चाहिए, जो हमने रेड ब्लड सेल निकालने हैं उसकी HB कंसनट्रेशन होनी चाहिए 20 ग्राम पर 100 ml ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर 150 to 2 ml अगर यूनिट होगा तो उसकी जो HB होनी चाहिए 45 ग्राम पर यूनिट होना चाहिए, ठीक है। HCT जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है वो 35 to 45% होती है, बट इन केस ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल कंसनट्रेशन HCT रेज्ड होनी चाहिए, क्योंकि HCT का मतलब ये है पैक्ड रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन। अब हम लगा ही पेशेंट को, रेसिपिएंट को पैक्ड रेड ब्लड सेल रहे हैं तो उसके अंदर HCT रेज्ड हो जाएगी। ये कितनी रेज हो जाएगी, ये हो जाएगी 55 to 75% तक आ जाएगी। इसी तरह होल ब्लड की तरह इसको भी स्टोर करेंगे हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, जो एक रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर हम, ब्लड बैंकिंग के अंदर रेफ्रिजरेटर मौजूद होते हैं, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। इंडिकेशन पहले मैंने आपको बताया, जैसा कि वो सिचुएशन जिसके अंदर हम रेसिपिएंट को ये चीज़ पैक्ड रेड ब्लड सेल लगाएंगे, वो ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ रेड सेल इन अनीमिक पेशेंट। अगर थैलेसीमिक पेशेंट है उसके अंदर रेड सेल्स हैं, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए हम पैक्ड रेड ब्लड सेल या रेड सेल कंसनट्रेट लगाते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है प्लेटलेट कंसनट्रेट। इसके अंदर ये होता है कि प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स भी मौजूद होती हैं, वाटर भी मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल सारे मौजूद होते हैं। इसी तरह
प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, वो ये है कि प्लेटलेट्स टेक्स प्लेस रोल इन कोआगुलेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहीं भी वाउंड के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पर कोआगुलेशन का किरदार अदा करेंगी। नॉट कूल। हम बात कर रहे थे प्लेटलेट्स कंसंट्रेट की, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन क्या होता है। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है 10 डेज़ तकरीबन। ठीक है, तो अब हम सारे जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो अंडर हम ब्लड बैंकिंग के डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके अंदर ये एज आ हम ब्लड कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं और इसका हम फंक्शन ये पढ़ रहे हैं कि ये पेशेंट को, रिसिपिएंट को किस सिचुएशन के अंदर लगेगी, क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो ये सब हमने डिस्कस करना है और इसको ब्लड बैंक के अंदर किन कंडीशन के ज़रिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमने होल ब्लड लिया, उसके अंदर से फिर हमने आगे इसकी जो एक्सट्रैक्शन करवानी है प्लेटलेट कंसनट्रेट की, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो ब्लड हम लें किसी भी डोनर से तो उसको हम कूल ना करें बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे अगर हमने होल ब्लड स्टोर करना हो तो उसके लिए हम टेम्परेचर जो हमारे पास होता है वो 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर हमने उसका आगे हमें ये मालूम हो कि हमने उसका प्लेटलेट कंसनट्रेट निकालना है तो हम उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर या प्लाज्मा के अंदर पहले से ही कोआगुलेशन फैक्टर और इसी तरह प्लेटलेट्स भी कोआगुलेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। इस वजह से हम उसको इतने टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे कि वो खुद ब खुद जो है उसके टुकड़े बनना शुरू हो जाएं, वो कोआगुलेट होना शुरू हो जाए। अब ये अगर प्लेटलेट कंसनट्रेट का एक जो सिंगल यूनिट ब्लड बैंक के अंदर होता है वो 50 to 60 ml का होता है और उसके अंदर जो प्लेटलेट्स होनी चाहिए वो 55 से ज़्यादा होनी चाहिए, 55 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ प्लेटलेट्स। और जो हमारे पास नॉर्मल प्लेटलेट काउंट बॉडी के अंदर होता है वो 15 to 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ प्लेटलेट्स होता है। मेन उसको हम अगर हम जनरल कहें 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रो लीटर होता है, उसको हमने लीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो उसकी जो हमारे पास आया है वो 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पर लीटर आ गया इस केस के अंदर। ठीक है, जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो मेंशन है नीचे। अगर हम पीसी प्लेटलेट कंसनट्रेट जो हमने इन्फ्यूज़ करवाना है वो 4 to 6 पोल यूनिट होना। अब हमारे पास जो एक सिंगल यूनिट होगा वो 50 to 60 ml का होगा। इसी तरह अगर हमने 4 से 6 यूनिट इकट्ठे करके तब लगाने हैं किसी भी रेसिपिएंट को तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 यूनिट्स के साथ, तो उसका जो उसको हम 240 और 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ प्लेटलेट्स उस यूनिट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जिसको हम पूल्ड यूनिट कहते हैं। पूल्ड यूनिट का मतलब यही होता है कि 4 से 6 यूनिट इकट्ठे मिलके एक सिंगल यूनिट बना दें प्लेटलेट कंसनट्रेट का। अब हमारे पास एक प्लेटलेट कंसनट्रेट का यूनिट तैयार हो गया है। अब हमने उसको ब्लड बैंक के अंदर स्टोर किस तरह करना है, उसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि अगर हम इसको 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कॉन्टीन्यूस एजिटेशन का मतलब एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है एजिटेटर, जिसके ऊपर इसका जो यूनिट है वो हिलता रहता है। प्लेटलेट शेकर भी उसको कह सकते हैं विद इनक्यूबेटर टेम्परेचर मेंटेन। अब इसके अंदर 2 काम हमने करने हैं, एक तो हमने एजिटेशन मुकम्मल रखनी है उसकी और एक जो है टेम्परेचर भी उसका मेंटेन रखना है। उसके लिए जो एजिटेशन के लिए प्लेटलेट शेकर होता है और इनक्यूबेटर जो होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि उनने उसका टेम्परेचर भी 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। अब हमारे पास अब इसकी डोजेज क्या होगी। एक यूनिट है 50 to 60 ml का पर 10 kg बॉडी वेट लगाएंगे। अब फ़र्ज़ करें अगर एक किसी पेशेंट का रेसिपिएंट का जो है बॉडी वेट 60 kg या 70 kg है, पर 10 kg के हिसाब से 5 यूनिट लगा सकते हैं, 6 यूनिट लगा सकते हैं। वो हम जो है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स और जो फिज़िकल उसकी है एबिलिटी उसके मुताबिक हम उसको डोजेज देंगे। फॉर एडल्ट 60 to 70 kg 4 to 6 सिंगल यूनिट्स, जिसके अंदर प्लेटलेट्स की तादाद होनी चाहिए 240 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ प्लेटलेट्स। इंडिकेशन इसकी ये होंगी कि हमने किस केस के अंदर प्लेटलेट कंसनट्रेट को लगाना है। अब प्लेटलेट कंसनट्रेट के अंदर प्लेटलेट सबसे ज़्यादा होंगी, इसी का कंसनट्रेट है, हाई मिकदार के अंदर प्लेटलेट्स होंगी। प्लेटलेट्स का मकसद ये होता है कि वो बॉडी के अंदर कोआगुलेशन करवाती हैं। अब इंडिकेशन मतलब उस पेशेंट को लगाएंगे जिसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, वो ब्लीडिंग का शिकार है, हमने उसको रोकने के लिए हमने प्लेटलेट कंसनट्रेट उसके अंदर इन्फ्यूज़ करवाना है। या उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, पेशेंट के अंदर लो प्लेटलेट काउंट जिसको कहते हैं लेस देन 150 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लेटलेट्स, अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स हो जाएंगी तब हम उसको ये कहेंगे कि इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है।
या प्लेटलेट फंक्शन है, प्लेटलेट उसके अंदर नॉर्मल मिकदार के अंदर, लेकिन उसका फंक्शन डिफेक्ट्स है। जिस तरह ग्लेजमैन थ्रोम्बोसिथेनिया के केस के अंदर प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको ये प्लेटलेट कंसनट्रेट लगाते हैं। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन बोन मैरो फेलियर, अगर बोन मैरो फेलियर हो गया है उस केस के अंदर हम ये कहेंगे कि जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं वो इमेच्योर बन रहे हैं, उसके अंदर ब्लास्ट की प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से वो खुद इस काबिल नहीं है कि वो अपनी प्लेटलेट्स बना सके। डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंडिकेशन के ऊपर प्लेटलेट कंसनट्रेट की, कि किस सिचुएशन के अंदर रेसिपिएंट को हम प्लेटलेट कंसनट्रेट लगा सकते हैं। अब उसके बाद ये कंडीशन कुछ ऐसी भी होती हैं जिस केस के अंदर हम प्लेटलेट कंसनट्रेट किसी भी पेशेंट को नहीं लगा सकते, उसको कहते हैं कंट्रा इंडिकेशन। अब वो केसेस ये हैं कि इडियोपैथिक ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो गया, अगर ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की मिकदार है, चाहे वो नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो। अब उसके अंदर एक फिनोमेना ये हो रहा है कि उसकी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से उसी की बॉडी की खुद की प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ ही ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लेटलेट को तोड़ना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो फॉल कर जाता है। अगर इस तरह होगा ऑटो इम्यूनिटी की वजह से प्लेटलेट डिफेक्ट आ रहा है, तो हम उस केस के अंदर प्लेटलेट कंसनट्रेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लगाएंगे भी तब भी जब वो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स जाएंगी वो उसी प्लेटलेट्स कंसनट्रेट के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी खुद बनाएंगी, उस एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो उस प्लेटलेट्स को तोड़ना शुरू कर देंगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के अंदर भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट प्लेटलेट्स हो जाती है। अनट्रीटेड DIC, अब DIC ये होता है कि क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं ओवर एक्टिव हो जाते हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और थ्रोम्बोसिस और क्लोटिंग फार्मेशन हो जाती है। अगर अनट्रीटेड किसी पेशेंट के अंदर DIC है, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, उसके अंदर ओवर कोआगुलेशन हो रही है, उस केस के अंदर भी हम प्लेटलेट कंसनट्रेट नहीं लगाएंगे कि उस बॉडी के अंदर पहले से भी जो है ओवर क्लोटिंग हो गई है, ओवर कोआगुलेशन हो रही है। अब जो तीसरा केस है वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एसोसिएशन विद सेप्टिसीमिया, स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ब्लड सर्कुलेशन काजेज शॉक। अब सेप्टिसीमिया ये होता है कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है। उस केस के अंदर भी हमने प्लेटलेट्स नहीं लगाने के, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स जाएंगी ब्लड के अंदर वो उनको अफेक्ट करेगा। और इन केस ऑफ हाइपरसिप्लिनिज्म, अब सिप्लिन का काज ये होता है जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये ब्रेक डाउन कर देती है जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। अब इसके अंदर अगर सिप्लिन का साइज़ बढ़ गया है तो वो इस तरह करेगी, जो प्लेटलेट्स आएंगी उनको पकड़ के ट्रैप करके और जो नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं उनको भी तोड़ना शुरू कर जाएगी। इसका ये हाइपरसिप्लिनिज्म की वजह से ये हो जाता है कि जो नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं वो खुद ब खुद जो सिप्लिन के पास गुजरेंगी वहाँ वो सिप्लिन उसको पकड़ के तोड़ना शुरू कर देगी। यूज़ ऑफ प्लेटलेट कंसनट्रेट इन बोन मैरो फेलियर, अब पेशेंट है उसके अंदर बोन मैरो फेलियर है तो हम उसके अंदर प्लेटलेट कंसनट्रेट उसको किस तरह इन्फ्यूज़ करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट है। प्रोफाइलैक्टिक यूज़ इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीज़। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब यही होता है जो हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट है जिसके अंदर लो प्लेटलेट काउंट है, उसके अंदर हम प्रिवेंट डिजीज़, पहले से ही हम डिजीज़ है नहीं कि हो सकती है इसके अंदर प्लेटलेट काउंट लो हो जाए, उसको हम पहले से ही इन्फ्यूज़ करवा देते हैं प्लेटलेट कंसनट्रेट, ताकि अगर कम भी हो तो वो जो मेंटेन हो सके नॉर्मल। मेंटेन प्लेटलेट काउंट 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पर लीटर इन नॉन ब्लीडिंग नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट्स, और मेंटेन प्लेटलेट काउंट इन जो है 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पर लीटर। इसके अंदर ज़्यादा इस वजह से है कि ये इन्फेक्टेड या पैरेक्सियल पेशेंट है, इसके अंदर जो हेमरेज हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग जब होगी तो लॉस हो जाएगी प्लेटलेट्स का, इस वजह से हम उसको पहले से ही प्लेटलेट कंसनट्रेट लगा देंगे। अब हमारे पास प्लेटलेट कंसनट्रेट का एक यूनिट आ गया है लेबॉर्ट्री के अंदर या ब्लड बैंकिंग के अंदर, उसकी स्टोरेज भी हुई पड़ी है। 5 दिन के अंदर हमने उसको लगाना है। उसका टेम्परेचर भी 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्लेटलेट शेकर के ऊपर होना चाहिए। एजिटेशन होनी चाहिए। उसका टेम्परेचर 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। अब उसके बाद ये है कि हमने पेशेंट को इन्फ्यूज़ किस तरह करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। शुड इन्फ्यूज़ एज सून एज पॉसिबल, रिस्क ऑफ बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, उसके अंदर प्लेटलेट कंसनट्रेट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इस वजह से जितना जल्दी हो सके हमने प्लेटलेट कंसनट्रेट को लगाना है, क्योंकि इसको लेबॉर्ट्री के अंदर ब्लड बैंकिंग के अंदर इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है कि हमें इसके लिए प्लेटलेट शेकर चाहिए, एजिटेटर चाहिए और इंक्यूबेटर
जो रेफ्रिजरेटर हो, जिसका टेम्परेचर भी मेंटेन रखना चाहिए 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम पेशेंट को लगा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब उसका जो टाइम इंटरवल होना चाहिए नॉट मोर देन 30 मिनट्स। प्लेटलेट कंसनट्रेट है, एजिटेटर पड़ी है, वो उसके अंदर लगा रहे हैं, तो 30 मिनट के अंदर अंदर प्लेटलेट्स उसके अंदर दाखिल कर देने चाहिए जो पेशेंट है। आरएचडी पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट गिवन टू आरएचडी नेगेटिव, एबीओ कंपैटिबल होना चाहिए। मेरे पेशेंट नेगेटिव है उसके अंदर हम नहीं लगाएंगे।